गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो वी आर बैक विद अनदर क्लास एंड जो आज का टॉपिक है वो लाइफ प्रोसेस को कैरी फॉरवर्ड करते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप जो कि डिस्क्राइब करता है, डिफ्रेंशिएट करता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में अंतर। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कल खाना के भोजन, न्यूट्रिशन टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस और हाउ द न्यूट्रिशन साइकिल टेक प्लेस इनसाइड ह्यूमन बॉडी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। एक दूसरा स्टेप है कि भाई लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में जो एक फ़र्क है उसको क्या चीज़ बताती है कि लिविंग चीज़ें सांस लेती हैं और नॉन लिविंग चीज़ें सांस नहीं लेती। बस इतनी सी बात है, लेकिन ये कहने के लिए बहुत सिंपल सा टॉपिक है, अपने आप में बहुत एक्सपेंडेड है ये। इसको समझना भी आपकी जनरल नॉलेज के लिए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों तरह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस स्टार्ट। वी विल बी हैविंग क्लास 3 and 4 लेक्चर लाइफ प्रोसेस एंड द रेस्पिरेशन वी विल बी टॉकिंग अबाउट टुडे। सो रेस्पिरेशन के अंदर देखो, स्टेप बाय स्टेप देखते जाना, आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है और कुछ भी नहीं करना। रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेने की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। भाई सांस लेने को रेस्पिरेशन एक आम भाषा के अंदर बोला जाता है। एक्चुअल के अंदर रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? फूड से एनर्जी को रिलीज करना। ठीक है, जो हम खाना खाते हैं ना, वो किसके लिए खाते हैं? एनर्जी। कल हमने खाना खाने की सारी प्रक्रिया तो समझ ली थी, लेकिन वो होता किसके लिए है? उसके बाद में जो प्रक्रिया होती है उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑक्सीजन इनटू द सेल्स, using it for releasing energy by burning food and then eliminating the waste product carbon dioxide and water from the body। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन को सेल्स के अंदर लिया जाता है, सेल्स उसके अंदर अपने भोजन को जला के अपनी जो एक्टिविटी होती है लाइफ प्रोसेस उसको कैरी आउट करते हैं, फिर उसके बदले में एनर्जी रिलीज करते हैं। एनर्जी रिलीज करने के बाद में कुछ जो बच जाता है वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, उसको भी बाहर भेज देते हैं एनर्जी के साथ में, और इस तरीके से ये रेस्पिरेशन प्रक्रिया चलती रहती है। आपको ये तो याद ही होगा कि हमारी बॉडी के अंदर सबसे छोटी इकाई सेल होती है। 9वीं क्लास के अंदर, 9th क्लास की साइंस के अंदर आपको सेल मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। सेल अपने आप में ही एक पूरा का पूरा जीवन चक्र है। उसकी बाउंड्रीज होती हैं, बाउंड्री के अंदर वाला पार्ट क्या होता है? एक पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म होता है और बीच में एक न्यूक्लियस होता है। ये देखिए कुछ इस तरह का होता था ना, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है और ये सारा पार्ट साइटोप्लाज्म है। ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा था कि एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन की एक हमने प्रक्रिया पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने क्या बोला था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होते हैं? विलाई होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जो कि क्या करते हैं? खाने के को बिल्कुल सोख कर ब्लड कैपिलरीज यानी कि छोटी छोटी जो खून की नलियाँ होती हैं उसके थ्रू हर एक सेल तक पहुंचाते हैं। वहाँ से ये इन सेल के अंदर ये खाना पहुंच जाता है। ठीक, ये सेल उस खाने को अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करता है। इसके अंदर फिर उस खाने को और भी ज़्यादा तोड़ा जाता है सेल के अंदर। ठीक है, वो हम 9वीं क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं सारा का सारा। ATP फॉर्म करते हैं ना, ये सारी चीज़ों का रिवाइज होएगा। अब पहले हम इस पर देख लेते हैं। फूड और ऑक्सीजन, खाना, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, फूड और ऑक्सीजन ये मिल गए सेल के अंदर और उसने फिर बाहर क्या दे दिया? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी को बाहर दे दिया। ये एनर्जी हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर यूज़ हो जाती है, वाटर हमारी बॉडी में यूज़ हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जो वेस्ट प्रोडक्ट है ये हम सांस के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ऐसे चलती है। अब अगला स्टेप, the process of respiration which release energy take place inside the cells of the body, so it is known as cellular respiration। वो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया जो कि आपकी बॉडी के अंदर सेलुलर लेवल पे होती है उसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है ये रेस्पिरेशन। हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है और एनर्जी लाइफ प्रोसेस के अंदर कैसे मिलती है? सिर्फ रेस्पिरेशन के ही द्वारा मिल पाती है। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, भाई 2 तरह का रेस्पिरेशन होता है एक्चुअल के अंदर, एक एरोबिक, एक एनारोबिक। ठीक, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या चीज होती है? रेस्पिरेशन विच यूजेस ऑक्सीजन, जिसके अंदर ऑक्सीजन यूज होती है। भाई इसके अंदर क्या यूज होती है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर जो चीज होती है उसको एरोबिक कहते हैं। ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, इसमें ऑक्सीजन यूज नहीं होती। रेस्पिरेशन का काम क्या था मेनली? भाई फूड और ऑक्सीजन को जब सेल के अंदर चले गए तो वहाँ पे जलाने के लिए
इन दोनों चीज़ों को, ऑक्सीजन किस चीज़ के लिए, भाई किसी भी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो आपके शरीर के अंदर खाना हो, चाहे वो बाहर के इन्वायरमेंट के अंदर एक फायर को आपको इग्नाइट करना हो, तो उसके लिए भी ऑक्सीजन चाहिए होती है। ठीक, तो एरोबिक के अंदर ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और एनारोबिक के अंदर ऑक्सीजन की एब्सेंस में, बिना ऑक्सीजन के हो जाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन देखते हैं, जिसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये देखो डेफिनेशन इसकी सिंपल सी, रेस्पिरेशन विच यूज ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। इन एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज फूड इज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय ऑक्सीडेशन। किसी भी वो वाली, आप ये कि केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे कि कोई भी ऐसी रासायनिक प्रक्रिया जिसके अंदर कोई चीज़ जल रही हो तो वो ऑक्सीडेशन कहलाती है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस का मतलब जलना ही होता है। ठीक है, तो क्या होता है, आप जो आपको ग्लूकोज जो आपको भोजन से मिला है वो सारा का सारा जल के तोड़ा जाता है और उसको फिर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिससे अब कोई भी चीज़ जलती है तो क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और उस एनर्जी को कौन यूज़ करता है, ऑर्गेनिज्म। सिंपल देखें, ये देखो ग्लूकोज है, जो प्रक्रिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर हुई उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज से क्या बन गया, ग्लाइकोलिसिस। इससे क्या बना फिर, पायरूवेट बन गया। ठीक है, याद रखना इसको। पायरूवेट फिर किस चीज़ के अंदर एक्चुअल में एनर्जी क्या क्या चीज़ निकलता है, ये देखो 6 तो 6 कार्बन ऑक्साइड के, पानी के 6 और एनर्जी रिलीज करता है। इसको मैं आपको थोड़ा सा जो एक ग्लूकोज ऑफ वेरियस पाथवेज जो मैं आपको बता देता हूँ, आपको सारा का सारा एरोबिक और एनारोबिक दोनों के अंदर एक इकट्ठे डायग्राम के साथ में समझा दूंगा। लेकिन उससे पहले आप एक बार एनारोबिक और देख लो। एनारोबिक क्या होता है, बिल्कुल एरोबिक का उल्टा। रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस विदाउट ऑक्सीजन, होता वही है, फूड को ब्रेक डाउन करना और एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के अंदर ब्रेक डाउन करके बॉडी को प्रोवाइड करा देना, लेकिन ऑक्सीजन की एब्सेंस में, बिना ऑक्सीजन के हो जाता है। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट एंड सम बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन विच इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। इसको क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। आपने ब्रेड देखी होगी, ब्रेड कई बार क्या होता है, बासी हो जाती है ना, और उसके अंदर सफ़ेद सफ़ेद एक वो फफूंदी सी लग जाती है, ईस्ट की फॉर्मेशन होती है। या फिर कई बार क्या होता है कि आपके अगर बहुत समय तक कोई चीज़ सड़ने गलने लग जाती है, जैसे कि फल हो गया, सब्जी होगी, तो उसके अंदर भी ईस्ट लग जाता है और वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, नंगी आंखों से हम इनको नहीं देख सकते, बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक, अब मैं आपको दिखाता हूँ एक ये पूरा पाथवे। ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन भी आता है, जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं एग्जाम के अंदर का। ये ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज, ये एरोबिक और एनारोबिक का टोटल। भाई ये ग्लूकोज क्या था, ये ग्लूकोज कहाँ से आया, 6 कार्बन मॉलिक्यूल से बना होता है। ये हमारा फूड से आ रखा है सारा का सारा, जो हम खाना खाते हैं। ठीक है, वो फूड का सारा प्रोसेस हो चुका है, डाइजेस्ट हो चुका है, एसिमिलेशन हो चुका है उसका, और वो आपके सेल्स के अंदर तक पहुंच चुका है ग्लूकोज की फॉर्म के अंदर। यहाँ तक आपने कल पढ़ लिया था। ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल से बनता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, भाई ये हमारा जो सेल का, मैंने भी आपको बताया था कि एक ये सेल का न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच वाला पार्ट, इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। जब ये यहाँ तक पहुँचता है तो यहाँ पे आने के बाद में ये पायरूवेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये 6 कार्बन एक्चुअल में 3 कार्बन एनर्जी इसके अंदर पहुँचते ही सबसे पहले एनर्जी रिलीज कर देते हैं। ये जो एनर्जी रिलीज हो रखी है, ये वाली एनर्जी का तो सेल प्रयोग कर लेता है। सेल भी तो अपने आप एक लिविंग चीज़ है ना। बाकी 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स रह गए। ये कार्बन मॉलिक्यूल्स में आपको बताऊं, जितनी भी जीवित चीज़ें हैं वो सभी हम सब कार्बन से बने हुए हैं। ठीक, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कार्बन है। ओके, चलो अब फिर आगे। अब ये 3 इस तरीके से 3 पाथवेज हैं, इनको क्या बोलते हैं, पाथवेज। सबसे पहले हम एनारोबिक का केस कर देख लेते हैं। एनारोबिक मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो अभी हमने देखा ईस्ट के अंदर, कई बैक्टीरिया के अंदर होता है। ईस्ट में क्या होगा, ये पायरूवेट कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल के अंदर। ये इथेनॉल क्या चीज़ होती है, इथेनॉल वही चीज़ होती है जिससे आपकी अल्कोहल बनता है। ठीक है, इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, अल्कोहल कैसे बनता है, ये भी तो ऐसे ही बनता है ना। एनारोबिक रेस्पिरेशन से ही अल्कोहल बनता है। अगर आपके दिमाग में कभी आया हो कि ये जो शराब बिकती है, ये अल्कोहल है, ये बनता कैसे है, ये आपका
गेहूं, जौ और ग्रेप्स, इन सब चीज़ों को सड़ा गला के एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब कि ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर सड़ाते हैं, उससे ये एथेनॉल निकलता है। इसको फिर फर्मेंट करते हैं और वो फर्मेंट करने के बाद प्रोसेस होता है, प्रोसेस के बाद ये बॉटलिंग होती है इसकी और फिर ये शॉप्स के ऊपर बिकता है। यही एक प्रक्रिया होती है। इथेनॉल बनाया, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, प्लस में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, ये हो गया आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन। समझ में आ गया? यहाँ से आप याद कर सकते हैं। नंबर 2, ये भी एनारोबिक रेस्पिरेशन एक दूसरी तरह की होती है। लैक ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल ही ऑक्सीजन की एब्सेंस, लैक ऑफ ऑक्सीजन, थोड़ी सी ऑक्सीजन यूज होती है, मतलब कमी होती है। जैसे कि हमारे मसल सेल्स के अंदर, मसल सेल्स कहाँ होते हैं? जो आपके बाइसेप्स के अंदर, ट्राइसेप्स के अंदर होते हैं। यहाँ पे आप जब भी कभी आप एक्सरसाइज करते हो और तो आपकी मसल्स ब्रेक डाउन हो जाती हैं। आपकी मसल्स किससे बनी है? बहुत सारे टिश्यूज से बनी हुई है। टिश्यूज किससे बनी हुई हैं? बहुत सारे सेल्स से बनी हुई हैं। उन सेल्स के अंदर लैक ऑफ ऑक्सीजन के वाला रेस्पिरेशन होता है, मतलब ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है और एक केमिकल रिलीज करते हैं लैक्टिक एसिड। इसलिए कभी आप अपने ध्यान दिया होगा कि जब आप कुछ ज़्यादा, आप कई बार जैसे कि कोई फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हो, कोई खेल लेते हो, एक्सरसाइज कर लेते हो, तो आपकी टांगें दुखने लग जाती हैं या फिर आपकी मसल्स दुखने लग जाती हैं। आप कहते हो कि बिल्कुल बहुत तेज दर्द हो रहा है। एक्चुअल में उनके अंदर लैक्टिक एसिड बन रखा होता है। ठीक है, लैक्टिक और प्लस पे एनर्जी रिलीज हो जाती है इस वाले इसके अंदर। ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन के अंदर ये रेस्पिरेशन होता है मसल सेल के अंदर, लैक्टिक एसिड और एनर्जी रिलीज होती है। ये भी एनारोबिक रेस्पिरेशन है। तो याद रखें कि आपकी मसल सेल्स के अंदर, आपके बॉडी के अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ओके, कहाँ होता है? आपकी मसल सेल्स के अंदर होता है। हम जब भी एक्सरसाइज करते हैं उस समय पे हम अपनी मसल्स को ब्रेक डाउन करते हैं। हम बॉडी नहीं बनाते, हम बॉडी तोड़ते हैं। उसके बाद में, तोड़ने के बाद में जो आप खाना खाते हैं, जो आप एनर्जी लेते हैं, वो फिर उस मसल्स को दोबारा बनाते हैं, उसके सेल्स का निर्माण दोबारा से करते हैं। इसीलिए हमेशा आप जब भी टीनेज के अंदर हैं, आप बहुत ज़्यादा खेलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, काम करते हैं, तो उसके बाद आपको डाइट भी चाहिए होती है। समझे? इसलिए डाइट चाहिए होती है आपको। अब देख लेते हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन। ये भी हमारी बॉडी के अंदर भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी है। ये एक माइटोकॉन्ड्रिया भी है, सेलुलर लेवल के ऊपर बताया गया है आपको। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वाटर निकलता है और एनर्जी निकलती है। ये एरोबिक रेस्पिरेशन है। आ गया समझ में भाई? ये अब आपको याद करना है, बहुत ज़रूरी है ये। ओके, इसको आप याद रख करेंगे क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है ये। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस भी बोलते हैं इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को। ओके, अब आ जाते हैं हम आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर। हम थोड़ा सा इसको दोबारा से और डिस्क्रिप्शन के अंदर देख लेते हैं। ये आई होप यू आर एबल टू सी इट केयरफुली। देखो, जैसे यीस्ट के अंदर क्या होता है, ये ग्लाइकोलिसिस, अभी अभी हमने जो पढ़ा उसी को याद करो। ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस पायरूवेट में कन्वर्ट हुआ, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर। ये कहाँ पे चल रहा है? ये वो वाले, ये उस चीज़ का है जिससे आपकी अल्कोहल बनता है। अगर आपको बोले कि अल्कोहल कैसे बनता है, देखो ऐसे बनता है। ग्लूकोज कहाँ से आया भाई? एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो भी आपका खाना वाना आपने खाया है या उससे, या फिर उससे ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया हुई साइटोप्लाज्म के अंदर, पायरूवेट में कन्वर्ट हो गया, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर ये इथेनॉल बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। ठीक है, इसको फर्मेंटेशन प्रोसेस बोलते हैं, मैंने आपको बताया आपको। Sometimes when there is a lack of oxygen in our muscle cells, another pathway for the breakdown of pyruvate is taken. जो हमारी मसल सेल्स के अंदर होता है वो देखो ये रहा। ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में, पायरूवेट में कन्वर्ट हुआ, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, इसको क्या बोलेंगे? एब्सेंस नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे लैक ऑफ ऑक्सीजन। मसल टिश्यूज के अंदर लैक्टिक एसिड बन जाता है और एनर्जी बन जाती है। जब तक आपकी मसल्स में लैक्टिक एसिड बना रहता है ना, तब तक आपकी मसल्स दुखती रहती हैं। ये लैक्टिक एसिड फिर धीरे धीरे आपकी बॉडी से वॉश आउट हो जाता है। ठीक है, मतलब कि सेल्स इसको बाहर ब्लड स्ट्रीम के अंदर डाल देता है और फिर आपका वो दर्द ठीक हो जाता है। समझ क्या है? तो अगर कोई बोले कि भाई मेरे को एक्सरसाइज करने से बहुत पेन हो रहा है, कब तक रहेगा? जब तक आपका लैक्टिक एसिड बना रहेगा, जब तक रहेगा। और इसके लिए आपको डाइट लेनी पड़ेगी उसी टाइम पे। ठीक है, धीरे धीरे होता है। कई बार लगता है कि 24 से 48 घंटे लग जाते हैं ठीक होने में, है ना?
क्योंकि लैक्टिक एसिड बना रह जाता है मसल्स में। अब ATP एनर्जी करेंसी, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये आपने पहले भी सुना हुआ है, मैंने आपको पहले पढ़ाया भी हुआ है। जैसे कि हम अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर एक धन यानी कि रुपीज़ को, हाँ ये हमारी करेंसी है, अपनी लाइफ प्रोसेस को कैरी ऑन करने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है ना। इसी तरीके से ये एनर्जी करेंसी सेल्स के पास है जिसका नाम है ATP। ओके, अब ATP क्या चीज़ होती है? द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। अब ये जितनी भी जो एनर्जी जो स्टोर होती है ना, ये सारी की सारी किस फॉर्म के अंदर स्टोर होती है? ये बैंक, जो सेल का बैंक होता है वो कहाँ होता है, किसको बोलते हैं? इसको आपने पढ़ा होगा पहले पिछले साल, है ना। ATP मॉलिक्यूल स्टोर हो जाते हैं सारा का सारा, ठीक। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, पढ़ा था, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये आपका ATP के फॉर्म के अंदर सारा स्टोर हो जाता है इन द सेल्स ऑफ द बॉडी एंड यूज बाय द ऑर्गेनिज्म व्हेन रिक्वायर्ड। और जब भी इसकी जरूरत पड़ती है ये हमारी बॉडी सेल्स से इसको ले लेती है और यूज करती रहती है। ADP एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट लो एनर्जी कंटेंट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट PI एंड ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट हाई एनर्जी कंटेंट आर द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इनसाइड अ सेल। ADP, DP का मतलब होता है डाई, T का मतलब होता है ट्राई, मतलब कि इसके अंदर आपका एनर्जी कंटेंट लो एनर्जी होता है ADP के अंदर, और ATP के अंदर हाई एनर्जी कंटेंट होता है। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज यूज टू मेक ATP मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये देखो क्या होता है, आपका ADP की फॉर्म के अंदर स्टोर हो गया सेल के अंदर रेस्पिरेशन के बाद में, फॉस्फेट और एनर्जी इसके साथ में जब भी ATP की जरूरत पड़ेगी ये फॉस्फेट और एनर्जी इसके साथ में मिल जाएंगे और ये ATP बना देंगे आपका, ठीक है। ये ATP स्टोर होती है आपकी एनर्जी की फॉर्म के अंदर। व्हेन सेल नीड्स एनर्जी, ये ATP एनर्जी को फिर हम तोड़ लेता है सेल वाटर के साथ में। कैसे? ये ATP को फिर दोबारा से ADP में कन्वर्ट कर देता है, प्लस फॉस्फेट और प्लस में एनर्जी फॉर यूज इन सेल्स। आई होप ये आपको क्लियर हो रखा होगा, दोबारा बता देते हैं। देखो ध्यान से, ADP है, ADP यानी कि डाई, इसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके एनर्जी के। दो मॉलिक्यूल्स आप ये लगा के चलिए कि इसके अंदर लेस एनर्जी होती है, लो एनर्जी होती है। फॉस्फेट के साथ में ये आपका सेल है, ठीक है। रेस्पिरेशन के साथ में यहाँ पे मान लो सारा का सारा रेस्पिरेशन हो गया, और तो यहाँ पे इसको स्टोर हाउस है इसका, यहाँ पे इसको स्टोर करने के लिए ADP प्लस फॉस्फेट प्लस में एनर्जी के साथ में यहाँ पे ATP की फॉर्म के अंदर स्टोर कर लिया। अब सेल को ज़रूरत पड़ी मान लो, तो सेल क्या करेगा, इस ATP को दोबारा से किस में कन्वर्ट कर देगा, ADP में, फॉस्फेट में, और एनर्जी रिलीज हो जाएगी इससे, ठीक है। ये फॉस्फेट फिर दोबारा से जब रेस्पिरेशन दोबारा से होगा तो दोबारा से मिल जाएगा ADP के साथ में, ओके, अगली बार, और फिर से ATP की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। फिर से वही साइकिल चलेगी, जब ATP के यूज़ होगा तो ये ATP में कन्वर्ट हो जाएगा और एनर्जी रिलीज कर देगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब कितनी एनर्जी रिलीज होती है, अब ये भी एक आपका एक एडिशनल क्वेश्चन है। 30.5 किलो जूल पर मोल इज रिलीज इन दिस प्रोसेस। एक सेल के अंदर इतनी एनर्जी रिलीज हो जाती है एक बार के अंदर। ATP हमारा एनर्जी करेंसी सेल के कहलाते हैं। अब एक जो क्वेश्चन बहुत ज़रूरी आता है, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर डिफरेंस ध्यान से देख लीजिए, 2 नंबर के अंदर आता है। इस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, इसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती है। इसमें बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसमें एनर्जी लेस प्रोड्यूस होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी प्रोड्यूस होते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर एथेनॉल, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होते हैं, प्लस में एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। ओके, सबकी समझ में आ गया। इसमें कम एनर्जी, इसमें ज़्यादा एनर्जी। इसमें पानी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुए, इसके अंदर एथेनॉल, लैक्टिक एसिड वगैरह प्रोड्यूस हुए। इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। अब हमें ये देखना है कि रेस्पिरेशन कहाँ, कौन कौन से जानवरों के अंदर किस किस चीज़ के थ्रू होते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। डिफ्यूजन हमारे एक्चुअल में क्या होता है, ये आपको सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर भी आपने पिछले साल पढ़ा था कि बेसिकली डिफ्यूजन एक और प्रक्रिया होती है। डिफ्यूजन की
परिभाषा भी आपको लिखवाई गई थी, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट सेलुलर लेवल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। ये आपका सेल, ठीक है, देख लो यहाँ से आपका क्या क्या चीज़ें हैं सेल के अंदर। अब यह जो ब्लड कैपिलरीज थी, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू जब आपने खाना वाना खा लिया था, तो उसके बाद से ये सेल्स तक पहुंची, ब्लड कैपिलरीज लेके गई यहाँ पे खाना। उस खाने को एक तो आपको क्या चाहिए, ब्लड ही लेके जा रहा है ना, ये सारा का सारा ब्लड यहाँ तक पहुँचा दिया इस सेल के अंदर। हाई कंसंट्रेशन यहाँ पे है खाने की, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है साइटोप्लाज्म के अंदर। यहाँ से यहाँ पे गया पानी, ठीक है, इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, इसके थ्रू। तो वो तो प्रोसेस हो गया आपका डिफ्यूजन, वो सॉरी ऑस्मोसिस, ठीक। और अगर हम बात करें गैसेस की एक्सचेंज की, तो गैसेस कैसे अंदर जाती हैं, वो प्रोसेस आ गया आपका डिफ्यूजन। ओके, ये दोनों साइड बाय साइड चलती रहती हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के साथ में। आपको पिछले साल सेल वाले चैप्टर के अंदर अच्छे से बताया गया था ये। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा और प्लेनेरिया, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन रेस्पिरेशन का ऑर्गन होता है। अर्थवर्म के अंदर स्किन के थ्रू होता है। अब कोई बोले ये जो केचू होता है कहाँ से करता है, स्किन के थ्रू करता है। फिश और प्रॉन्स, इनके गिल्स होते हैं जो भी पानी के अंदर रहते हैं। ग्रास होपर, कॉकरोच वगैरह, इनके स्पाइरेकल्स एंड ट्रैकियाज होते हैं, इनकी काइंड ऑफ ये नाक ही होती है। लैंड एनिमल्स लाइक ह्यूमन और बर्ड्स, हमारे लंग्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे एक्सचेंज ऑफ गैसेस और रेस्पिरेशन के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। ओके, इसे भी याद कर लीजिएगा। अब ज़रा हम नज़र डाल लेते हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर भाई, क्योंकि हम लाइव प्रोसेस पढ़ रहे हो तो ह्यूमन बॉडी तो सबसे पहले हमें पढ़नी ही है ना। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है देख लीजिए। ह्यूमन बींग्स मैनी ऑर्गन्स टेक पार्ट इन दिस प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। दीज ऑर्गन्स आर कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस पूरे सिस्टम को मेंटेन, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है बाय द वे, सारा का सारा। ये आपने देख लिया था, ये आपको देगा ज़्यादा पहचाना लग रहा होगा, क्योंकि पिछली बार जो आपको पिछले लेक्चर में बताया था, यहाँ पे बक्कल कैविटी होती है। बक्कल कैविटी के ऊपर जो आपके जो नाक के दो छिद्र होते हैं, उनको नेजल कैविटी बोलते हैं। इसीलिए जितनी भी दवाइयाँ नाक की होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, नेजल ड्रॉप्स, नाक में डालने वाली, ठीक है। तो ये आपके दो नाक के दो छिद्र हो गए। ये यहाँ से आपको, अगर जिसको आप बोलते हो कि तालू जिसको बोलते हैं, आपके यहाँ पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है आपके गले के ऊपर, आप अपनी पूरी जीभ बाहर निकालेंगे, जिसको आप बोलते हो कि काक भी बोलते हैं जिसे, है ना, वो यहाँ पे आके मिल जाता है। यहाँ पे ये दोनों छेक आपके जीभ के बिल्कुल थोड़ा सा जहाँ पे ख़त्म होती है, वहाँ पे आपके दो छेक हैं। वहाँ पे क्या होता है, फारेंक्स होता है, ये लारेंक्स होता है। ये फारेंक्स और लारेंक्स क्या चीज़ होती है, ये आपकी एक्चुअल के अंदर आपको बोल